भाग 3। अब तक आपने देखा धीरज रोहिणी के मुंह पर गन रख देता है और कहता है, मैं मजाक नहीं करता, अब आगे। वो तो तुम खूबसूरत हसीना हो, नहीं तो तुम्हें तो मैं। और रोहिणी गन हटा कर कहती है, मुझे ऐसे मर्द ही पसंद है। और धीरज को किस कर लेती है। वहाँ बैठे लोगों की नज़र पड़ती है तो अपना मुंह दूसरी तरफ फेर लेते हैं। धीरज को काफ़ी अच्छा लग रहा था क्योंकि उसका ये अनुभव पहली बार था। लेकिन रोहिणी कई मर्दों से फिजिकल हो चुकी थी। उसका जिस भी मर्द पर दिल आता बस उसके करीब चली जाती थी। कुछ देर बाद कहती है, मैं उम्मीद करती हूँ तुम्हें ये ज़रूर पसंद आया होगा। धीरज कहता है, हाँ, क्या तुम मेरे साथ रहना पसंद करोगी। धीरज का तो दिल आसमान छू रहा था क्योंकि धीरज पहली बार किसी के आगोश में आया था। फिर क्या था, दोनों एक साथ ही मुंबई निकल जाते हैं और रोहिणी कहती है, मैं मॉडलिंग के लिए जल्दी जाती हूँ, नहीं तो समय निकल जाएगा। धीरज कहता है, मैं छोड़ दूंगा तुम्हें। लेकिन रोहिणी कहती है, मैं चली जाऊंगी और जल्दी ही मिलती हूँ तुमसे। धीरज कहता है, ठीक है। रोहिणी मॉडलिंग के लिए जाती है लेकिन उसको रिजेक्ट कर दिया जाता है और वहाँ से निकल आ जाती है तो धीरज को फ़ोन करती है और कहती है, कहाँ हो तुम, मुझे लेने आ जाओ। और धीरज तो इंतज़ार में ही था कब रोहिणी का फ़ोन आएगा और उसे लेने चला जाता है। रोहिणी काफ़ी बोल्ड ड्रेस पहने हुई थी जिस पर धीरज का मन फिसल रहा था और उसे ले जल्दी रूम में चला जाता है। धीरज रोहिणी पर टूट पड़ता है। रोहिणी कहती है, धीरज सुनो जरा, मेरा पीरियड आ गया है। तभी धीरज कहता है, व्हाट नॉनसेंस, तुमने पहले क्यों नहीं बताया मुझे। मेरी तुमसे इतनी बात हुई कहाँ थी जो मैं तुम्हें बता देती। तुमने सारे मूड खराब कर दिया मेरा। ओ माई बेबी रिलैक्स, कुछ दिन इंतज़ार कर लो। और धीरज गुस्से से बाहर निकल जाता है। धीरज फिर अपने काम में बिजी हो जाता है जिस वजह से रोहिणी के करीब नहीं जा पाता है और कहता है, मैं काम से बाहर जा रहा हूँ, तुम आराम से रहना। लेकिन रोहिणी तो बिना मर्द के रह ही नहीं सकती थी। वो मॉडलिंग के दौरान उसकी मुलाकात एक आदमी से होती है जो रोहिणी की अच्छी कीमत देने को तैयार था। रोहिणी भी हाँ कह देती है और कहती है, बिल्कुल मैं रेडी हूँ। और उस आदमी के साथ जाकर रहती है। कुछ दिन रहकर धीरज का फ़ोन आता है और कहता है, मैं आ रहा हूँ, बेबी तुम रेडी रहना। तब रोहिणी कहती है, मैं अपने मॉडलिंग के काम से बाहर आई हूँ, अभी कुछ दिन नहीं आ सकती हूँ। तुम तो मुझे अकेला छोड़कर चले गए थे, मैं करती भी क्या, अभी मेरे ऑडिशन चल रहे हैं। तभी धीरज कहता है, तुम्हें मैं ज़रूरी हूँ या तुम्हारा वो काम। रोहिणी कहती है, मुझे दोनों ज़रूरी हैं और फ़ोन कट कर देती है और उस आदमी के साथ इंटीमेट होती है। वहीं धीरज को गुस्सा आता है और कहता है, ऐसे दिन बीत जाते हैं। धीरज अपने काम में बिजी रहता है। धीरे धीरे वो भी एक बहुत बड़ा माफिया किंग बन जाता है। वापस लौट कर जाता है तो रोहिणी को पाता है और कहता है, तुम कब आई यहाँ, मुझे बताया भी नहीं। रोहिणी कहती है, हाँ मैं तो यहीं पर थी, जब मेरा काम होता तो चली जाती और यहाँ आ जाती। कुछ देर बाद रोहिणी धीरज के पास आती है और धीरज को गले लगा लेती है। धीरज भी रोहिणी को गले लगा लेता है। जैसे ही उसके करीब जाने लगा तो उसका फ़ोन बजता है और कहता है, अब किसका फ़ोन है। तभी धीरज देखता है ये तो उसकी माँ का फ़ोन है और कहता है, क्या हुआ माँ,
आप रो क्यों रही हैं रेखा? रेखा जी कहती हैं, धीरज बेटा, तेरे पापा की तबीयत बहुत ख़राब है, तू जल्दी आ जा। लेकिन माँ, हुआ क्या है? पता नहीं बेटा, ओवर ड्रिंक की वजह से बहुत मना करती हूँ, मत पियो, अपनी उम्र का ख्याल रखो, लेकिन नहीं मानते। अब देखो क्या हो गया, तुम जल्दी आ जाओ। हाँ, मैं अभी आता हूँ। तभी रोहिणी कहती है, क्या हुआ? धीरज कुछ नहीं कहता है और निकलने लगता है। रोहिणी उसके करीब आती है और कहती है, क्या हुआ बेबी तुम्हें? धीरज कहता है, पापा की तबीयत खराब है, मुझे जाना होगा। लेकिन रोहिणी कहती है, कुछ देर बाद निकल जाना, अभी तो आए हो। धीरज कुछ नहीं सुनता और रोहिणी को धक्का देकर निकल जाता है। लेकिन रोहिणी जिद करने लगती है और कहती है, मैं जब भी तुम्हारे पास आती हूँ कोई ना कोई प्रॉब्लम हो ही जाती है, लेकिन आज नहीं जाने दूंगी तुम्हें। मगर धीरज कहता है, पागलपन मत करो। रोहिणी धीरज को आकर पकड़ लेती है और उसे किस करने लगती है। एक पल को धीरज सब कुछ भूल गया था। फिर अचानक से उसे याद आता है और रोहिणी को धक्का मार देता है, जिससे रोहिणी जमीन पर गिर जाती है। और धीरज कहता है, बात समझने की कोशिश करो, और वहाँ से चला जाता है। रोहिणी गुस्से में आ जाती है और कहती है, जब मेरे साथ रहना ही नहीं था तो मुझे यहाँ लेकर क्यों आए तुम? हाँ, खूबसूरत लड़की देखी नहीं और पीछे पड़ गए। धीरज एक सब सुन गुस्सा होकर उसके मुंह पर बंदूक तान देता है और कहता है, तुम और खूबसूरत कभी खुद को देखा है? खूबसूरती अंदर से होती है और तुम्हें रहना है, इधर रहो, मैं जा रहा हूँ। अगर तुम्हें मुझसे प्यार है तो रहो, नहीं तो यहाँ से निकल जाओ। पता नहीं क्यों, लेकिन आज धीरज के जज्बात बाहर निकल रहे थे, जो बार बार उसकी माँ की सभ्यता की याद दिला रहे थे। कैसी उनकी माँ संस्कार में रहती हैं, और वो लड़की भी तो कितनी खूबसूरत थी। खूबसूरती तो उसे कहते हैं। फिर धीरज निकल जाता है और अपने पापा के पास जाकर कहता है, क्या हुआ आपको? आप क्यों करते हैं ऐसा? आपको मैं पहले भी रोक चुका हूँ, लेकिन आपको तो मेरी बात की कोई परवाह नहीं है। अरे धीरज क्यों चिंता करता है, मैं ठीक हूँ। रेखा तो बस डर जाती है और तुम्हें फ़ोन लगा दिया। अच्छा किया उन्होंने, नहीं तो आप तो बताने से रहे नहीं। धीरज कहता है, जॉन जी से कुछ दिनों बाद जॉन जी ठीक हो जाते हैं और उनको एक शादी से इनविटेशन आता है, जिसमें लिखा था, खुशी और अमन। ये शादी तो खुशी की थी। आखिर क्यों खुशी राजी हो गई, जब वो धीरज से प्यार करती थी। कुछ दिन बीतने के बाद जॉन जी कहते हैं, तुम उस शादी में चली जाओ। आखिर क्यों? आप चलिए, मुझे अच्छा लगेगा। लेकिन जॉन कहते हैं, अरे भाग्यवान, तुम्हारे दो दो बेटे हैं, उनमें से किसी को भी ले जाओ, मुझे ज़रूरी काम है, नहीं तो तुम्हें मैं मना नहीं करता। रेखा जी कहती हैं, ठीक है। धीरज अपने लैपटॉप में घुसा हुआ था और रेखा जी कहती हैं, चलो धीरज, हमें एक शादी में जाना है। और धीरज चला जाता है बिना कोई सवाल जवाब किए। फिर वहाँ जब पहुँचती हैं तो देखती हैं वहाँ सब कुछ बिखरा पड़ा हुआ था। खुशी बैठी हुई रो रही थी, सब लोग तमाशा देख रहे थे। तभी रेखा जी कहती हैं, क्या हुआ यहाँ? ये सब क्या है? यहाँ तो शादी थी ना? फिर क्या हुआ? वहाँ से खुशी की फ्रेंड सना आती है और कहती है, दरअसल आंटी, जिस लड़के से खुशी की शादी थी उसका एक्सीडेंट हो गया है और दुल्हन ऐसी ही बैठी रही। लेकिन ये अग्निकुंड जल रहा है, ये तो तभी जलता है जब दूल्हा दुल्हन के फेरे पड़ते हैं, और सब रिवाज यही होता है। फिर रेखा जी कहती हैं, सना कहती है, हाँ मैम, वो वो लोग आए ज़रूर थे, लेकिन जैसे ही दूल्हा यहाँ आकर बैठा था तब अचानक पता नहीं किसका फ़ोन आया और एकदम से भागते चला गया। बाद में खबर ये आई कि उनका एक्सीडेंट हो गया और खुशी चुपचाप रोती जा रही है। लेकिन रेखा जी कहती है, धीरज, जा तू उस लड़की से शादी कर। लेकिन माँ, आप ऐसा कैसे कर सकती हैं? क्यों, तुझे याद है उस दिन तूने क्या बोला था?
हाँ, लेकिन वो तो बस माँ मुँह से निकल गया था। मौका अच्छा है बेटा, अगर भगवान ने दिया है तो ये शादी कर ले, उस बेसहारा को भी सहारा मिल जाएगा। अब इस सब में उसकी क्या गलती। खुशी के माता पिता तो बस बेबस थे। उन्हें कुछ नज़र नहीं आ रहा था कि ये क्या हो गया उनकी बेटी के साथ। खुशी के पिता अपना सिर पकड़े हुए बैठे थे। रेखा जी उनके पास जाकर कहती हैं, आपको कोई एतराज़ ना हो तो मेरा बेटा आपकी बेटी से शादी करना चाहता है। तब उनकी नज़र रेखा जी पर गई तो कहने लगे, आप तो जॉन जी की पत्नी है ना। रेखा जी कहती हैं, जी, आपके पति को कौन नहीं जानता। मेरी बेटी का घर बस जाए और क्या चाहिए मुझे, मगर आपके पति तो डॉन है। रेखा जी, फिर आपके बेटे तो उन्हीं का खून है। रेखा जी कहती हैं, लेकिन मेरे पति एक अच्छे इंसान भी है, तभी तो आज मैं इतने साल तक उनके साथ रही। आप चिंता ना करें, उनका काम है ऐसा, लेकिन इसमें उन्हें अभी तक कोई मात नहीं दे पाया है। इस शहर के सबसे बड़े आदमी हैं, आप नहीं जानते क्या। आपको तो खुश होना चाहिए कि आपकी बेटी मेरे घर की बहू बन रही है। और धीरज को इशारा करती हैं, जाकर बैठ जाओ। वहाँ धीरज बैठ जाता है। सब लोग चुपचाप देखे जा रहे थे। खुशी अपने बगल में किसी को महसूस कर उसकी तरफ देखती है और देखते ही रह जाती है। एक पल को तो उसे उसकी सांसें थम सी जाती हैं। धीरज कहता है, पंडित जी मंत्र पढ़िए। यहाँ आकर पंडित एकदम उठकर खड़ा हो जाता है और आकर बैठ मंत्र पढ़ने लगता है। खुशी के माँ बाप चुपचाप शादी देख रहे थे। उन्हें तो वैसे ही जॉन जी का डर था, तो ज़्यादा कुछ बोलना ठीक नहीं समझा। फिर खुशी की मांग में सिंदूर भर देता है। फिर खुशी की नज़र धीरज पर जाती है और धीरज की खुशी पर और कहती है, हे देवी मैया, आपने कैसी रचना रची है, मुझे समझ नहीं आ रहा है। ये इसलिए हुआ कि मैंने इनको अपने मन में बसा लिया था और इनसे मैं प्यार करने लगी थी। कुछ देर बाद दोनों की शादी संपन्न हो जाती है। बाद में खुशी की विदाई हो जाती है। खुशी की माँ और पिता रेखा जी से कहते हैं, मेरी बेटी का ख्याल रखिएगा, मेरी बेटी को इस दुनिया से दूर रखिएगा। रेखा जी कहती हैं, चिंता ना करें, मेरा बेटा धीरज मुंबई में रहता है और वहीं उसका काम है, उसका इस सब से कोई लेना देना नहीं है। तब जाकर खुशी के माता पिता को राहत आती है और खुशी को विदा कर देती हैं। खुशी एक रात रेखा जी के पास रुकती है। दूसरे दिन धीरज निकल जाता है और धीरज को जाने से पहले समझा देती हैं, अपने काम को आप दोनों के बीच मत आने देना। धीरज कहता है, आप फिक्र ना करें, और मुंबई रवाना हो जाता है खुशी के साथ। अब आगे की कहानी